अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.1 हमारी ग्राफिकल मेथड थी। ग्राफिकल मेथड में क्या होता था कि ग्राफ में दो लाइंस जहाँ पे कट करती थी वही हमारा सॉल्यूशन होता था, है ना। यहाँ पर यह है अलजेब्राइक मेथड। इसमें होता है दो मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में रखनी है, और एलिमिनेशन मेथड उसमें एक वेरिएबल को गायब करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि एक्सरसाइज 3.2 है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं, जो बुक का ही एग्जाम्पल है। देखो इस वाले एग्जाम्पल से कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 7। दो इक्वेशन है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे करना क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन है, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे इक्वेशन में रख देनी है। तो यहाँ पे जो चीज़ आसान लगे, जिसकी वैल्यू निकालना आसान हो, x की वैल्यू निकालना आसान हो या y की वैल्यू निकालना आसान हो, तो हम उसी को निकालेंगे। देखो अगर हम इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालते हैं तो ये 2 कहीं ना कहीं अपॉन में जाएगा। सिमिलरली इस इक्वेशन से अगर हम 2 या 4 की वैल्यू निकालते हैं तो कहीं ना कहीं ये अपॉन में जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा सिंपल आसान सा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, ये राइट साइड में जाएगा, माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये राइट साइड में जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इसकी वैल्यू उठा के सेकंड वाले में पुट कर देनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8। बेसिकली हम लोग मल्टीप्लाई की बजाय अगर डिवाइड कर दें 2 से तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, या पहले कर ही लेते हैं अंदर मल्टीप्लाई, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा। 2 4 जा 8, ये आ जाएगा माइनस का 4y, ये आ जाएगा प्लस का 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अरे ये तो हमारा कैंसिल हो गया, और ये बचेगा हमारा -4 इज इक्वल टू 0, जो कि फॉल्स है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, और उसका रीज़न भी है। देखो यहाँ पे अगर हम a1 अपॉन a2 देखें तो ये हमारा आएगा 1/2, b1 अपॉन b2 देखें ये आएगा 2/4, और अगर इसको देखें तो यह आ जाएगा 1/2, है ना। c1 अपॉन c2 अगर हम देखें तो यह आएगा -4y माइनस 12 यानी 1/3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं और इसके इक्वल नहीं, इसका मतलब लाइन पैरेलल है, और पैरेलल लाइन के सॉल्यूशन नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा यहाँ पे अगर मान लेते हैं, देखो समझो, यहाँ पे जैसे हमने ये रखा, इधर -4 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा फॉल्स है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता कि इधर भी 0 ही आ जाता, ठीक है, मान लो ये 12 होता, ये 12 से 12 कैंसिल हो जाता, 0 इज इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन हमारी जो है वो सेटिस्फाई कर जाती, मगर वेरिएबल गायब हो जाता इसी की तरह, तो हम कहते हैं कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम याद रखेंगे, तीनों चीज़ें। पहला क्या है कि अगर स्टेटमेंट हमारा फॉल्स आ गया तो हमारा क्या होगा, फॉल्स आ गया तो फिर नो सॉल्यूशन, और अगर वेरिएबल गायब है लेकिन स्टेटमेंट हमारा ट्रू है यानी वेरीफाई हो रहा है तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
और अगर यूनिक आ रहा है यानी y की वैल्यू निकल गई है, फिर y की वैल्यू कहीं और रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम कहेंगे कि ये जो है यूनिक सॉल्यूशन है। तो हम लोग सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई। इस x की वैल्यू उठा के 1 में रख देंगे, ऐसे लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये 4 हमारा राइट साइड में जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और 14 में से 4 गया तो बचा 10, तो 2y इज इक्वल टू 10। दिस implies that y is equal to 10 upon 2. This implies that y is equal to 5. तो y की वैल्यू 5 मिल गई। अब y की वैल्यू उठा के या तो इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो। अब देखो ऐसे लिखो, या फिर इसको हम अगर इक्वेशन 3 मान लें तो y की वैल्यू तो मिल गई है, यहाँ पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में जब पुट करेंगे तो इक्वेशन 3 हमारी कैसी है, देखो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई की वैल्यू क्या है 5, x इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू 9 मिल गई। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। तो ये सारे 5 पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट जब कर लेंगे तो हमें खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स वाई नहीं दे रखा है, एस और टी दे रखा है, तो हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें बस 2 वेरिएबल चाहिए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। देखो ये हमारे ऊपर चॉइस है, चाहे हम s की वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ रखें, चाहे s की वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ रखें, चाहे t की वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ रखें, चाहे t की वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ रखें। बस हमें ये देखना है कि थोड़ा सा हमारे लिए आसानी हो जाए। तो आसानी हमारे लिए इक्वेशन 1 से होगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 प्लस टी। इसको राइट साइड में ले गए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो s की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 3 प्लस टी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3t अपॉन में आ जाएगा 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। ऊपर हमारा क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t, और ये नीचे इधर चला जाएगा तो 6 6 जा 36 आ गया। 2 प्लस 3 5t और 6 उधर जाएगा 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू 30। ये इंप्लाई करेगा t इज इक्वल टू 6, तो t की वैल्यू 6 मिल गई। अब देखो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी s इज इक्वल टू 3 प्लस 6। दिस इंप्लाइज दैट s इज इक्वल टू 9। तो s की वैल्यू भी मिल गई हमें और t की भी वैल्यू मिल गई। दिस इंप्लाइज दैट सॉल्यूशन इज s इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा थर्ड।
क्या दे रखा है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो देख लेते हैं अब यहाँ पे हमारे लिए कौन सी चीज़ आसान पड़ेगी, वही चीज़ हम करेंगे। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, थोड़ी आसान सी लग रही है और हो सकता है आसान हो भी जाए। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से अगर हम देखें तो x की वैल्यू आएगी हमारी, ये y हमारा माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 3 प्लस वाई अपॉन, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब देखो, अब हम लोग इसकी वैल्यू उठा के किस में पुट कर देंगे, 2 में। तो पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 हमारी कैसी हो जाएगी, 9x की जगह पर आ जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये इससे कैंसिल आउट, तो ये इंप्लाई करेगा 9 इज इक्वल टू 9। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वेशन तो इक्वल आ गई, लेकिन y की वेरिएबल की जो वैल्यू है वो नहीं निकल पाई। तो इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इक्वेशन जो है y पे तो डिपेंडेंट है नहीं, तो इसका मतलब क्या कहेंगे, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y की हर एक वैल्यू के लिए जो है ये ट्रू है। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 3, तो y की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब अगर हम y की यहां पे वैल्यू रखें तो x की हर वैल्यू मिल जाएगी। दिस इंप्लाइज हेंस फ्रॉम इक्वेशन 3 x हैज इनफाइनाइट वैल्यूज। This implies that these equations has infinite solution। केवल इतना ही लिख लो, अगर किसी को लिखने में दिक्कत होती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, तो वो सिर्फ इतना लिख के आ जाए, यहाँ तक आ गया तो यहाँ तक ये सबसे नीचे वाली लाइन लिख दे। ठीक है, ज़रूरी नहीं इतना सब लिखो। तो अगर लिख दोगे तो इंप्रेशन थोड़ा अच्छा बनता है, लेकिन अगर नहीं भी लिखोगे, नहीं याद रहता है, तो इस तरह भी लिख के काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इक्वल आ गया तो हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इक्वल नहीं आता, वेरिएबल भी गायब हो जाता और ये इक्वल भी नहीं आता, तो सॉल्यूशन ही नहीं होता। तो वो भी अगर हमारा आएगा तो देखते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकंड और थर्ड। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट हमारा किस तरह से दे रखा है, देखो। अब हमारा जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या है, डेसिमल की वैल्यू दे रखी है। देखो 0.2, 0.3, 1.3, यानी पॉइंट के बाद एक नंबर है। देखो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें इक्वेशन में ऊपर नीचे यानी दोनों इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें अगर हम पूरे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें अगर हम पूरे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये पॉइंट हमारा हट जाएगा। लेकिन अब पॉइंट दे रखा है तो ताकि हम लोग जो है पॉइंट में भी कैलकुलेशन सीख सकें, तो इसलिए हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो 0.2x इज इक्वल टू, ये हमारा 1.3 ही रहेगा, ये माइनस का 0.3y। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये आएगी 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, अब पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 2 ज़ा 26 और ये 3 2 ज़ा 6,
वाई प्लस 0.5 वाई इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंप्लाई करेगा, देखो ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 0.6 है, ये 0.5 है, तो 0.6 में से 0.5 जाएगा तो 0.1 बचेगा। लेकिन बड़ा नंबर माइनस वाला है तो साइन भी माइनस का आएगा। ये 23 और ये आएगा माइनस का 2.6, 23 नहीं है 2.3 है। ठीक है, 2.6 में से 2.3 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 0.3, और साइन जो है वो बड़े नंबर का आता है, तो बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला, तो ये माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.3 अपॉन 0.1, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो ये आ गया 3। तो ये इंप्लाई करेगा y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू हमें 3 मिल गई। अब हमें चाहिए है x की वैल्यू, तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी, पुटिंग इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे y की वैल्यू, तो क्या आएगी हमारी x की वैल्यू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 अपॉन 0.2, 1.3 माइनस 3 3 ज़ा 9, 0.9 अपॉन 0.2। अब ऊपर सब्ट्रैक्शन होगा तो 13 में से 9 गए, कितने बचते हैं 4, तो 0.4 अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 2। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू हमें 2 मिल गई। और ये इंप्लाई करेगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ पार्ट हमारा क्या दे रखा है, देखो ये हमारा दे रखा है इस तरह से, अंडर रूट वाला। इससे पहले वाला हमारा कौन सा था, डेसिमल वाला, और ये हमारा अंडर रूट वाला यानी इरेशनल नंबर है। तो सारे तरीके के रेशनल नंबर देने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब चाहे तो x की वैल्यू हम 1 से निकाल लेते हैं या y की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, चाहे तो हम इसमें से इसमें पुट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग साइन जो है ना वो अवॉइड करते हैं, साइन अवॉइड करते हैं, फ्रैक्शन अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर की वैल्यू से कुछ निकालेंगे तो ये माइनस में आएगा, और अगर हम सेकंड वाले से चेक करें तो ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हम लोग सेकंड वाले से x की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 से निकालेंगे तो अंडर रूट 3x इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो अंडर रूट 8y, तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3y। अच्छा, एक चीज़ याद रखेंगे, वो हम थोड़ा बताना भूल गए। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसको हम पुट करेंगे फर्स्ट वाले में, और अगर फर्स्ट से निकाल रहे हैं तो हम पुट करेंगे सेकंड वाले में। ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। ये इसलिए याद रखेंगे क्योंकि अगर मान लो ये हमने x की वैल्यू यहाँ से निकाली सेकंड वाले से, और इसको अगर हमने सेकंड में ही रख दी तो ये इक्वल आएगा ही आएगा। और कई सारे बच्चे होते हैं ना, जब इक्वल आ गया तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ऐसा नहीं है। तो इसको हम लोग रखेंगे इसमें नहीं, इसमें रखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि क्रॉस वेरीफाई कर लिया करो। क्रॉस वेरीफाई कैसे करते हैं, जो हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में करते थे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। इससे हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि इन इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन हो गई। तो ये चीज़ हम लोग वेरीफाई करके जाया करेंगे। अगर एग्ज़ाम में कभी आ जाए ना तो ज़रूर करना, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में, अरे हम तो सही ही करते हैं, ऐसा नहीं है, कभी कभी जो है गलतियाँ हो जाती हैं। तो क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया करो, इससे सॉल्व भी कर लिया करो, तो दोनों तरीके से काम कर लिया करो। अब x की वैल्यू निकल आई, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, देखो 2 था तो अब हम लोग 1 में पुट करेंगे। तो x की वैल्यू हम उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस
वाई की एक्स की वैल्यू पुट कर दी, साथ में वाई भी है। √3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट है ना, तो इसको हम लोग √2 इंटू √8 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 8 वाई अपॉन √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इस तरह से लिख लेंगे। और ये इंप्लाई करेगा √16 अपॉन √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √16y प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3² अपॉन √3, साथ में y भी रहेगा, इज इक्वल टू 0। ये इंप्लाई करेगा, देखो √16 का मतलब होता है 4 4 जा 16, और √3 का स्क्वायर मतलब 3, तो ये 3y अपॉन √3 इज इक्वल टू 0। 4 + 3 7y अपॉन √3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम देखें y की वैल्यू क्या आएगी, देखो √3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा, 7 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड में ले जाएंगे तो 0/7 तो भी 0 रहेगा, तो y की वैल्यू हमारी मिल गई 0। क्या मिल गई? 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो x की वैल्यू भी 0 आ गई। तो अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा हो और उसमें कांस्टेंट वैल्यू ना हो, यानी सिर्फ वेरिएबल वाली हो, कांस्टेंट अगर ना दे रखा हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो लाइन कॉन्साइड कर रही है या फिर उसका जो सॉल्यूशन होगा वो 0,0 होगा। बस दो ही चीज़ें होंगी, या तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो भी 0,0। अब हम लोग 6th पार्ट देख लेते हैं। तो 6th पार्ट क्या है हमारा? इस तरह से देखो, डेसिमल दे रखा, इरेशनल आ गए, अब ये हमारे रेशनल्स आ गए। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा? 3x/2, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, 5y/3 - 2, इस तरह से आ गया। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3x, 5 2 जा 10y और अपॉन 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4। x आ गया, x की वैल्यू हमारी 3 से डिवाइड कर दो तो ये 10y/3, 3 जा 9, ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10y/9 माइनस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12/9, तो ये आ जाएगा 10y - 12/9। तो x की वैल्यू हमारी इस तरह से आ गई, और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी ये आ गई। इक्वेशन 1 से निकालिए तो इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो देखो, पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो 2 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 10y - 12/9 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे नीचे हमारा 9 3 जा 81, तो हम पूरी इक्वेशन को नहीं आएगा, 81 एलसीएम ले लेते हैं, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 27 27, 81 बोल रहा था, 27 आ जाएगा, y/2 इज इक्वल टू 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20y, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 27y अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 दूना 54 यानी 54 इज इक्वल टू 13/6। ऊपर क्या आ जाएगा? 27 + 20, 27 + 20 47 -24/54 इज इक्वल टू 13/6। अब यहाँ पे
इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं 47 माइनस 24, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 13/6 इंटू 54, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, तो यहाँ पे हमारा 9 टाइम्स आ गया। और 47y ये हमारा राइट साइड में चला जाएगा तो 24 प्लस का हो जाएगा, ये पहले से है। 13 9 जा कितना होगा, 9 27 के साथ हासिल लगे 2, 9 कम 9 2 11, 117 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 47y इज इक्वल टू, ऐड कर लेते हैं 7 4 11 का 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4 और ये 1 141। अब यहाँ पे 47 हमारा एक, इससे डायरेक्ट हमें टेबल तो याद नहीं होता है, तो कैसे डिवाइड हम लोग करते हैं, देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेते हैं। देखो यहाँ पे 47 को हम लोग 45 और 2 की तरह से ट्रीट कर लेते हैं। 45 का टेबल थोड़ा सा आसान हो जाता है, 45 2 जा 90, 45 3 जा 135 और 2 3 जा 6, तो 135 में 6 ऐड करेंगे 141, तो इसका मतलब 3 टाइम्स जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 47 जा ये 3 टाइम्स, y की वैल्यू हमारी क्या मिल गई 3, ठीक है, y की वैल्यू 3 मिल गई। अब इक्वेशन कौन सी रहेगी, थर्ड वाली, फ्रॉम इक्वेशन 3x/2 इज इक्वल टू 5 इंटू 3/3 माइनस का 2, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यह आ जाएगा 3x/2, 5 माइनस 2 यानी कि 3, और 3x इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 3 और ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 3/3, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 2। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन है। अगर मान लो कभी कभी लंबी जब कैलकुलेशन हो जाती है तो एक अंदर से फीलिंग आती है कि ऐसा ना हो कि हमने गलत कैलकुलेशन कर ली, तो x और y की वैल्यू उठा के यहाँ पे इक्वेशन 2 और 1 में रख के भी चेक कर सकते हो। x की वैल्यू हमारी 2 आई है तो ये हमारा हो जाएगा 2/3, y की वैल्यू 3 आई है तो 3/2, 2/3, 3/2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 + 4 13, 13/6 यानी सेकेंड वाली वेरीफाई हो गई। मैं थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तुम चाहो तो रख के कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू आई है 2, x की वैल्यू 2 आई है, कहाँ गई 2, y की वैल्यू 3, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी 3 बचेगा, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यानी -5 बचेगा, 5 में से 3 गया 2 और साइन बड़े नंबर का तो -2, तो -2 इज इक्वल टू -2, तो वेरीफाई कर रहा है, तो इसका मतलब यही हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। 6 पार्ट थे, सारे कर लिए तो हमारा क्वेश्चन समाप्त। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है सॉल्व दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो यहाँ पे देखो हमसे कह रहा है कि इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो, यानी x और y की वैल्यू निकालो। उसके बाद में इस इक्वेशन में जो इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें हमें m की वैल्यू चाहिए है। सुनो, अगर कोई इक्वेशन है और उसमें दो वेरिएबल हैं और हमसे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब हमें दूसरा वेरिएबल जो है वो दे रखा होगा। अगर किसी इक्वेशन में 3 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल की वैल्यू दे रखी होगी, तब हम तीसरे की फाइंड कर सकते हैं। 4 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल की वैल्यू दे रखी होगी, तब हम चौथे की फाइंड कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, इसका मतलब हमसे अगर इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं हमें 2 वेरिएबल की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वो 2 वेरिएबल कौन से होंगे, एक होगा y और एक होगा x। तो y और x की वैल्यू हमें पता होगी, तब हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे y और x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, वो हमारा रहेगा इनका सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन दे रखी है, एक है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसको हम मान लेते हैं 1। दूसरी है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। और हम लोग फ्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं, और दूसरी चीज हम किसको अवॉइड करते हैं, साइन को।
तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 1 से निकालेंगे तो ये जो y है ये माइनस का हो जाएगा, थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल पड़ जाती है। यहाँ से अगर हम देखें तो y जो है ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा आसान लग रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 4y माइनस 24। अब देखो यहाँ पे भी हमारी 2x ही है और हमें 2x की वैल्यू मिल गई, तो जरूरी नहीं कि हम x की ही निकालें, है ना, तो डायरेक्ट 2x की उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो 1 में पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 4 प्लस 3 7y, और ये 24 माइनस का है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 24 प्लस 11 7y 24 प्लस 11 कितना हो जाएगा 25 35। तो y की वैल्यू क्या आएगा 7 5 जा 35, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो ये हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां से इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 2x इज इक्वल टू 4 इंटू 5 माइनस 24, तो 2x इज इक्वल टू 4 5 जा 20 माइनस 24। 2x इज इक्वल टू 24 में से 20 जाएगा तो माइनस का 4, x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो x की वैल्यू हमें -2 मिल गई, y की वैल्यू 5 मिल गई। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2 कॉमा y इज इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन। अब देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन तो हमने माना ही नहीं, फ्रॉम y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब हमें क्या करना है, इसमें से m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो m की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 4। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 4। तो x और y की वैल्यू हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इज इक्वल टू m, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 प्लस 3। ठीक है, अब यहां पे समझो, चूंकि वेरिएबल जो है हम जब भी फाइंड करते हैं उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो यहां पे ये बीच में इक्वल वाला साइन लगा है, इसका मतलब अगर हम इस वाले पूरे पोर्शन को इधर लिख लें एज इट इज और इस 5 को इधर लिख लें तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वल वाला साइन लगा है। अब यहाँ पे ये 3 हमारा राइट साइड में जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2m, ये 3 इधर जाएगा तो 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2 की, यानी 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो m की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन -2 विच इज इक्वल टू -1। दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू -1। तो m की वैल्यू हमारी क्या है -1। तो हमसे m की वैल्यू पूछी थी तो हमने m की वैल्यू बता दी। तो हमारी ये इक्वेशन अगर देखा जाए तो कैसी हो जाएगी, नहीं यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन हो गया, यही हमारा आंसर है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों इक्वेशन हैं ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ज़रूर मिलेंगी। जैसे अगर हम इस इक्वेशन को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं तो ये दोनों इक्वेशन भी कहीं ना कहीं इसको मिलेंगी। कोई हो सकता है ऐसी हो, कोई हो सकता है ऐसी हो, इस पॉइंट पे तीनों इक्वेशन कट करेंगी। तो ये हमारा ऐसे ही है समझाने के लिए खाली। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, उनका हमें पहले तो लीनियर इक्वेशन का पेयर फाइंड करना है, उसके बाद में हमें उनको सॉल्व भी करना है। तो देखो पहला वाला पार्ट क्या दे रखा, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 27। तो यहाँ पे 2 नंबर के बीच में डिफरेंस जो है वो 27 है एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। तो एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, फाइंड देम। तो देखो
जो चीज़ दे रखी है बस वैसे ही करो। देखो यहाँ पे कह रहा है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया जाए, उसी को डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड अदर नंबर इज इक्वल टू वाई। तो एक नंबर को हमने x मान लिया और दूसरे नंबर को y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। और हमने क्या किया, लेट x ग्रेटर देन y, क्योंकि डिफरेंस हमारा क्या होगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 और x को हमने मान लिया कि वो y से बड़ा है। अब यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, ध्यान दो कि ये जो बाद वाली चीज़ है वो कैसे लिखनी है। इधर x लिखो, इधर y लिखो। ये हमारा क्या है, लार्ज, और ये क्या है, स्मॉल। तो यहाँ पे कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, बीच में इक्वल लगा है। अगर इन दोनों नंबर को इक्वल करना है तो छोटे नंबर को बड़ा करना पड़ेगा। तो छोटे नंबर में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों ये इक्वल हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो दो इक्वेशन मिल गई, एक हमारी ये है और एक हमारी ये है। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। तो इस x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, x की जगह पर हम 3y पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 3y और ये हमारा y ही रहेगा। ठीक है, 3y में से y गया तो ये बचेगा 2y इज इक्वल टू 26। अब 2 से डिवाइड कर दो तो y आ जाएगा हमारा 13। 2 हमारा इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 26 अपॉन 13, 26 अपॉन 2 13। अब यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई, पुटिंग y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2। तो y की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x हमें क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 13, 13 3 जा 39, 13 3 जा 39। तो x की वैल्यू आ गई 13। तो हमसे क्या कर रहा था, नंबर फाइंड करो। तो फर्स्ट नंबर इज 39 एंड अदर इज 13। तो ये दोनों नंबर हमारे मिल गए। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो ये हमारा है सेकंड पार्ट। समझो सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, थोड़ा सा हमें इसमें बेसिक भी थोड़ा सा याद होना चाहिए। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो हम मान लेते हैं लेट वन एंगल इज x एंड अदर इज इक्वल टू y। ठीक है, अब यहां पे ये चीज पढ़ो, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है x और y का सम 180 डिग्री हो। एक होता है सप्लीमेंट्री, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री जो है वो हमारा क्या होता है, अगर दोनों का सम 180 है तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। यहां पे आगे लिख लेंगे सिंस x एंड y आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो x प्लस वाई हमारा क्या हो गया, 180। आगे कहता है एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। अच्छा, यहां पे हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि किधर 18 को हम लिखें। देखो हम मान लेते हैं कि x जो है वो हमारा y से ग्रेटर है, मान लेते हैं, क्योंकि हमने दोनों अपनी तरफ से लिए तो हमने उसमें से मान लिया x जो है वो y से बड़ा है। अब एक्सीड x इज इक्वल टू वाई, ये हमारा लार्जर है और ये स्मॉलर है। अब अगर बीच में इक्वल बनाना है तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल में कुछ ऐड करेंगे, तो स्मॉल में हम 18 ऐड कर लेंगे। तो x प्लस x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 ये हमें मिल जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। पुटिंग
द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो यहां से x की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, तो ये हो जाएगा y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। वाई प्लस वाई 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। 2y इज इक्वल टू 18 इधर जाएगा तो यह आ जाएगा 180 माइनस 18। इधर था प्लस का, इधर गया तो माइनस का। 180 में से अगर हमारा 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 2y इज इक्वल टू 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचे 7 में से 1 गया 6, तो 162 बचेगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 162/2, 2 से डिवाइड कर दो, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 81, ये आ गई, ठीक है। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 पुटिंग y इज इक्वल टू 81, तो x हमारा क्या आ जाएगा 81 प्लस 18, 8 1 9, 8 1 9 यानी 99। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। एंगल्स आर 99 एंड 81। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमारा क्या दे रखा है, देखो समझो। थर्ड पार्ट कहता था कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो एक कोच है, उसने 7 बल्ले और 6 बॉल्स खरीदी, कितने रुपए की, 3800 की, ठीक है। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹70-50। फिर उसने दोबारा से 3 बैट अलग और 5 बॉल्स अलग खरीदे, तो वो हमें पड़े 1750 के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हर एक बैट की अलग अलग कॉस्ट बताओ और हर एक बॉल की अलग अलग कॉस्ट बताओ। मतलब ये है कि एक दुकान पर आप गए, चलो मैं एक एग्जांपल दे लेता हूँ। एक दुकान पर गए, मान लो एक पेन है, एक पेन, उसकी कीमत कितनी है 5, ठीक है। और एक पेंसिल है, उसकी कीमत मान लो 3 रुपए है, फिलहाल मान लेते हैं, ठीक है। और तुमने खरीदे 10 पेन, 10 पेन खरीदे, और कितनी पेंसिल खरीदी, मान लो 5 पेंसिल खरीदी। तुमने 10 पेन और 5 पेंसिल खरीद ली। तो क्या करोगे, 10 पेन को मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, टोटल कॉस्ट निकालने कितने रुपए खर्च हो गए। तो 10 पेन को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक पेन 5 रुपए का, 10 पेन कितने के हो जाएंगे 50 रुपए के। प्लस यहां पे 5 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, क्योंकि 5 पेंसिल है, एक पेंसिल है 3 रुपए की, तो 5 पेंसिल 5 × 3, ठीक है। अब यहां पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 50, और ये 5 यहाँ 15, और ये आ जाएगा हमारा 65, ठीक है। समझे यहां से कुछ। तो यहां पे हमारा अगर देखो, यहां पे हमें ये नहीं पता है कि एक पेन की कीमत क्या है, यानी हमें ये नहीं पता है, और हमें पता क्या है, हमें ये पता है। हमने जो एग्जांपल दिया उसमें हमने इसकी कीमत मान ली थी और हमने ये फाइंड किया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये चीज मान लेंगे। तो हम लोग यहां पे मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू एक्स। एक बैट की कॉस्ट हमने x मान ली, कंपेयर करना, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट कितनी है y, ये हमने मान ली, ठीक है। अब यहां पे एक पेन की कीमत इतनी थी, एक पेंसिल की कीमत इतनी थी, 10 पेन खरीदे, 5 पेंसिल खरीदी, तो कीमत हमने ऐसे निकाली। तो यहां पे एक बैट की कीमत इतनी है, एक बॉल की कीमत इतनी है, 7 बैट खरीदे, तो जैसे 10 पेन खरीदे तो 10 को इससे मल्टीप्लाई किया था। अब 7 पेन खरीदे तो 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो x से मल्टीप्लाई करते तो 7x ही लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस 6 बॉल्स 6y, और कॉस्ट कितने की पड़ी है हमारी टोटल 3800। समझे। यहां पे एक पेन की कीमत
₹5 थी, यहाँ पे एक बैट की कीमत हमने x मानी। इस इक्वेशन में हमने 10 पेन खरीदे थे, तो यहाँ पे हमने 7 बैट खरीदे, तो हमने 10 × 5 लिया था, इसीलिए हमने 7x कर लिया। हो सकता है आपको जो है समझ में आ गया हो। तो अब यहाँ पे सिमिलरली इसको देख लो, 3x + 5y = 1750। ये हमारा आ गया। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, देखो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो हम यहाँ से देखते हैं 7x = ये 6y है, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, 3800 - 6y। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3800 - 6y/7। x की वैल्यू क्या मिल गई, 7, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 और x की जगह पर हम पुट कर देंगे इसे, यानी 3800 - 6y/7 प्लस 5y = 1750। ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे दो हमारे पास चॉइस हैं, या तो हम इसको डिवाइड कर दें, डेसिमल में आंसर लिख दें, या फिर हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को गायब कर देते हैं, यानी डिवाइड को जो नीचे है 7 उससे हम पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल, तो ये बचेगा 33800 - 6y प्लस 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 = 35y = अब यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, 0, 7 × 5 = 35 के 5, यहाँ से लगे 3, 7 × 7 = 49, 49 और 3 52, 52 के 2, 5 बचे, 7 × 1 = 7, 5 12। हिंदी मीडियम से हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाती है हिंदी में करने से, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 आएगा, 3 × 8 = 24, 24 के 4, हासिल लगे 2, 3 3 9, 9 2 11। तो ये आया हमारा 11400। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 6 3 18, 18 प्लस 35y = 12250, ठीक है। अब 35 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, 8 में से 5 गया 3, सॉरी उल्टा कर रहा हूँ, 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ बचे 2 में से 1 गया 1, और इसको हम ले आते हैं राइट साइड में। तो इधर था 12,250 माइनस 11,400, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, तो 17y ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखो 0 में से 0 गया तो 0 ही बचेगा, या इसको हम लोग अलग से लिख के सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा एरर जो है वो कम हो जाएगी। 0 से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचे 11, 11 में से गया कुछ नहीं बचा, तो 850, 850। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 850/17, 17 5 × 85 और ये 0, तो y की वैल्यू आ गई 50, ठीक है। अब y की वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे, तो पुटिंग इन इक्वेशन 3 y की वैल्यू जब पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3800 माइनस 6 5 × 30, ठीक है, और एक ये 0, 300 आएगा अपॉन 7। 38 में से 300 जाएगा तो 35 बचेगा, 3500/7, 7 5 × 35, तो ये आएगा 500, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 500, y की वैल्यू आ गई 50। तो मतलब ये हुआ कि बैट की जो कीमत है वो है 500 और बॉल की कीमत जो है वो है 50।
तो यहाँ पे बस यही चाहिए था, तो हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो 1 बैट, चाहो तो लिख लो, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू 500, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू 50। तो ये हमारा थर्ड वाले का आंसर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। देखो क्या दे रखा है, थोड़ा सा बस गौर से पढ़ना है। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ पे सुनो, एक टैक्सी का चार्ज है किसी भी सिटी में, कोई सिटी रैंडम ले ली, तो वहाँ पे एक तो फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज मतलब मान लो 50 रुपया किसी टैक्सी वाले ने फिक्स कर रखा है, तुम चाहे कहीं भी उतरो वो 50 रुपये तो तुम देने पड़ेंगे। उसके अलावा तुम जितना ट्रेवल करोगे उसका अलग से चार्ज पड़ेगा, समझे। तो दो चार्ज पड़ रहे हैं, एक तो फिक्स चार्ज और दूसरा जितना तुम ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105। अगर तुम 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो तो तुम्हें देना पड़ेंगे 105 रुपए। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155। अगर 15 किलोमीटर चल रहे हो तो तुम्हें पे करने पड़ेंगे 155 रुपए। वाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो यहां पे कह रहा है हमें बताओ कि वो फिक्स्ड चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर ये कितना है, ठीक है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलो। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले हमारा यहां तक क्वेश्चन है। तो अब सुनो, हम मान लेते हैं लेट दी फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो फिक्स चार्ज को हमने एक्स मान लिया, चार्ज फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ट्रेवल करने पर कितना चार्ज ले रहा है, मान लो वाई। तो जो दो चीजें हमसे पूछ रहा था उसको हमने एक्स और वाई मान लिया। अब दो इक्वेशन बननी है, अब दोनों में जो फिक्स चार्ज है वो तो हमारा है ही है, यानी दोनों में एक्स तो रहेगा ही रहेगा, प्लस यहां पे कह रहा है कि फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में वाई रुपया पड़ जाता है, तो 10 किलोमीटर में कितना पड़ जाएगा 10 वाई, और टोटल मिला के वो कितना दे रहा है 105, 105। सिमिलरली 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई इज इक्वल टू कितना चार्ज करना पड़ रहा है 155। तो ये इक्वेशन बन गई, इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। अब यहां पे देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से देखो, इक्वेशन 1 से हम क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 2, ठीक है। चाहते तो इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते थे, दोनों तरीके हैं। तो x की वैल्यू यहां जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155। ये x था तो x की जगह पर हमने ये पुट कर दिया। अब सुनो, जो कांस्टेंट है उनको राइट साइड में ले जाएंगे और वेरिएबल वाले टर्म को लेफ्ट ही में रखेंगे। तो 105 उधर जाएगा और यहाँ पे 15 में से 10 गया 5y, 105 इधर जाएगा तो 155 माइनस 105 क्या बचेगा, देखो 100 में से 100 गया तो 100 बचा, यहाँ पे 55 में से 5 गया तो 50 बचा। ऐसे कर सकते, वरना 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 1 में से 1 गया 0, तो ये आ गया 5y इज इक्वल टू 50। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू क्या मिल गई 10, मतलब ये हुआ कि वो 1 किलोमीटर पर कितना चार्ज दे रहा है y मतलब 10, तो 1 किलोमीटर जो है वो 10 रुपया में चार्ज पड़ रहा है। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3। तो इसमें जब हम y की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई की जगह पर 10, 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो जो फिक्स कीमत है वो है 5 रुपए।
तो हमें मिल गया ये कि फिक्स्ड चार्ज कितना है, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू 5 रुपीज़ और चार्ज फॉर एवरी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10। तो हर किलोमीटर का 10 रुपया। अब हमसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था, नेक्स्ट क्या पूछ रहा था, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक पर्सन अगर 25 किलोमीटर जाना चाह रहा है तो कितना उसे पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, पे फॉर 25 किलोमीटर, तो समझो फिक्स चार्ज तो रहेगा, यानी 5 रुपये तो उसे देने ही पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में 1 किलोमीटर का 10 रुपया है, तो 25 किलोमीटर मतलब 25 इंटू 10, ठीक है। ये आएगा 5, ये आएगा 250, ऐड कर देंगे तो 255 रुपीज़। तो 25 किलोमीटर उसको चलने के लिए कितना रुपया पे करना पड़ेगा, 255, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या दे रखा है, फिफ्थ पार्ट। 6 पार्ट हैं तो 4 हो गए, फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है आ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, इफ 3 एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/c, फाइंड द फ्रैक्शन। तो बच्चों की शिकायत ये रहती है कि हमें क्वेश्चन समझ ही नहीं आया कि क्या पूछ क्या रहा है हमसे, है ना। यहाँ पे समझो, स्टेप स्टेप समझो। आ फ्रैक्शन बिकम्स, समझो हर स्टेप को। बिकम्स का मतलब ये बन जाता है, ये दे नहीं रखा है यार, ये हमें फाइंड नहीं करना है। बिकम्स मतलब बन जाता है। आ फ्रैक्शन बिकम्स इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाए तो 9/11 बन जाता है। अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो 5/6 बन जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन। तो उस फ्रैक्शन को फाइंड करो कि जिसमें अगर हम 2 ऊपर नीचे ऐड कर रहे हैं तो 9/11 आ जाता है, 3 और अगर 3 ऊपर नीचे ऐड कर रहे हैं तो 5/6 आ जाता है। तो सुनो, तो यहां पे हम उस फ्रैक्शन को मान लेंगे x/y। क्यों? क्योंकि हमें न्यूमरेटर भी नहीं पता है y और डिनोमिनेटर भी नहीं पता है कि कौन सा न्यूमरेटर है और कौन सा डिनोमिनेटर है। तो यहां पे देखो, लेट द फ्रैक्शन इज x/y, ठीक है। तो फ्रैक्शन हमने मान लिया कि वो है हमारा x/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर हमने 2 ऐड कर दिया ऊपर और नीचे तो हमारा क्या बन जाता है, 9/11, और अगर हमने 3 ऐड कर दिया ऊपर और नीचे तो हमारा बन जाता है 5/6। अब सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको पहले लिख लेते हैं, 11x + 2 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y + 2। सिमिलरली इधर 6x + 3 इज इक्वल टू 5y + 3, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अंदर ले जाते हैं तो यह आ जाएगा 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी राइट लेफ्ट साइड में ले आते हैं, या फिर चूंकि हम क्या करेंगे, चलो पहले लिख लेते हैं इक्वेशन। ये आ जाएगा 11x - 9y, और इस कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा, या इसको भी इधर ले आते हैं, इसको रहने देते हैं, 22 - 18, और ये बचेगा इधर 0। दोनों को हमने लेफ्ट साइड में ले आए, ठीक है। 11x इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, 9 है y, इसको भी ऐसे लिखा रहने देते हैं। 22 में से अगर 18 जाएगा तो ये बचेगा 4 विच इज इक्वल टू 0। ये हमने मान लिया इक्वेशन 1। इधर देखो, 6x 18 5y 15, इधर ले आओ दोनों को, तो 6x - 5y और ये +18 - 15 इज इक्वल टू 0। 6x - 5y, 18 में से 15 गया 3 इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है।
वही चीज़ अपनी दो इक्वेशन मिल गई। फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू, उधर जाएगा 5y-3, x आ जाएगा हमारा 5y-3/6। ये आ गया। अब इसको क्या करना है, वही एक इक्वेशन से निकालो, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा, 11 5y-3/6 -9y + 4 इज इक्वल टू 0। देखो इसको हम लोग 3 मान लेते हैं क्योंकि हमें बाद में x की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे नीचे 6 है और ये जो है इसमें कोई 3 या 6 का मल्टीपल कोई कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ऊपर बचेगा 11 5y-3 माइनस 6 9 जा 54, 6 नाम 54, 54/6 4 जा 24 इज इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 55y 11 3 जा 33 माइनस 54y + 24 इज इक्वल टू 0। 55 में से 54 गया, y बचेगा सिंपल, और 13 में से 24 गया तो कितना बचेगा, लिख लो 33 24, 13 में से 4 गए 9 और बस 9 बचेगा, तो माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू 9 मिल गई। अब पुटिंग इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 × 9 - 3/6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 × 45, 45 में से 3 गया 42, और नीचे आ जाएगा 6। ठीक है, समझ आया। 9 5 जा 45, 45 में से 3 गया 42, वही लिखा। 6 7 जा 42, तो ये बचेगा 7। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या मिल गई, 7। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, नाउ फ्रैक्शन इज x/y था, तो यानी 7 ऊपर आएगा, y हमारा 9 नीचे आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट मतलब आखिरी लास्ट पार्ट, 6 पार्ट है। तो ये पार्ट हमारा देखो क्या दे रखा है, थोड़ा सा जो है ट्रिकी है, बस फिगर बना लो। फिगर मतलब जो चीज़ें जो है दे रखी हैं उसको बस अलग अलग समझना सीख लो। क्या दे रखा है, 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद उसके बेटे की जो एज है वो उसके फादर की एज की 3 times हो जाएगी। सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, उसके फादर जो है वो फादर जो है वो जैकब है और उसका एक बेटा है, तो फादर की एज जो है वो उसके बेटे से 3 times हो जाएगी। 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जो है अपने बेटे से फादर की एज 7 times थी। वाट आर दियर प्रेजेंट एजेस। अब समझो, शुरू से समझो। 5 years hence द एज विल बी, और यहाँ पे वाज, यानी फ्यूचर की बात हो रही है और पास्ट की बात हो रही है, और प्रेजेंट हमें निकालना है, समझे। तो प्रेजेंट में हम क्या मान लेते हैं, यहां पर देखो जैसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो प्रेजेंट हमें निकालना है, तो जिस चीज को हमें फाइंड करना होता है उसको हम लोग एक्स और वाई मानते हैं। ठीक है, तो लेट जैकब्स एज इज इक्वल टू एक्स एंड सन्स एज इज इक्वल टू वाई। तो प्रेजेंट में हमने मान ली कि जेकब की एज कितनी है, एक्स है, और उसके बेटे की एज कितनी है, वाई है। अब पास्ट में आ जाओ। पास्ट का वाला कौन सा दे रखा है, 5 years ago, 5 साल पहले। जैकब्स एज वाज 7 times। अच्छा पहले देखो, प्रेजेंट में एक्स है और इसकी वाई है, तो 5 साल पहले ये 5 साल छोटा होगा। मान लो अभी जैकब जो है वो 40 साल का है,
तो 5 साल पहले कितना होगा, 35 साल का। तो x में से हम क्या करेंगे, -5। तो 5 साल पहले क्या होगा जेकब की एज, x-5, और सन की एज क्या होगी, y-5। सिमिलरली 5 साल बाद, फ्यूचर की बात कर रहा है, इसकी एज कितनी हो जाएगी, x+5, और इसकी एज हो जाएगी y+5। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर में अलग अलग एज तो इतनी है, मान लो प्रेजेंट में इसकी 40 है और इसकी क्या नाम 20 साल है। ठीक है। तो 5 साल पहले ये 35 का था और ये 15 का, 5 साल बाद ये जो है 45 का हो जाएगा, ये 25 का। लेकिन एक रिलेशन भी है दोनों में। तो 5 साल पहले जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स, अब बाप है तो बड़ा ही होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि x-5 इज इक्वल टू y-5। समझो 7 टाइम्स कर रखा है, तो 7 लेना किधर है, ये फादर है तो ये लार्ज होगा, ये सन है ये स्मॉल होगा। तो इक्वल बनाने के लिए स्मॉल में ही ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई जो भी करना है करोगे, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 5 साल बाद 3 टाइम्स, तो जेकब की एज कितनी है, x+5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y+5। ठीक है। अब यहाँ पे पास्ट की बात कर रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा x-5 इज इक्वल टू 7y, 7 5 ज़ा 35, और इसको ले आते हैं लेफ्ट में, इसको भी ले आते हैं लेफ्ट में, तो x-7y, ये 35 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो बचेगा 30 इज इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं 1। यहाँ से देखो x+5 इज इक्वल टू 3y+15, इसको भी लेफ्ट में ले आओ, इसको भी लेफ्ट में ले आओ, x-3y, और ये आ जाएगा 5 प्लस का है, ये माइनस का, थोड़ा सा तो शॉर्ट कर ही सकते हैं, तो ये बचेगा 10 इज इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं 2। ठीक है। अब सुनो, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 3y+10, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3y+10 -7y+30 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो ये 3y है, ये -7y है, तो 7 में से 3 गया 4, और साइन आएगा बड़े नंबर का, तो यानी -4y। 10 + 30 40 इज इक्वल टू 0, तो ये इंप्लाई करेगा, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो 40 इज इक्वल टू 4y। दोनों वैल्यू इक्वल हैं, इसका मतलब हम कुछ भी पहले लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 4y को पहले लिखेंगे, 40 को बाद में। वेरिएबल हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है ताकि हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 10, ये मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, 4 10 ज़ा 40, इसको हम लोग 3 मान लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू 3 टाइम्स 10 + 10, 3 10 ज़ा 30 + 10, x इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू मिल गई, और x हमारा था क्या, जेकब्स प्रेजेंट एज, और y था हमारा सन्स प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट जेकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 40 ईयर्स। ठीक है। एंड सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 10 ईयर्स, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म।